नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम खोलेंगे उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति का बड़ा राज, दिखाएंगे बिहार और बंगाल में भाजपा की नई रणनीति और बताएंगे संसद के शीतकालीन सत्र में चल रहे हंगामे की असली वजह। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में क्यों देर रात तक सीएम योगी के घर हुई सुपर सीक्रेट बैठक, फिर बात करेंगे बिहार की ऐतिहासिक जीत की और देखेंगे भाजपा बंगाल में राष्ट्रवादी मुसलमान की नई लाइन क्यों अपना रही है। इसके बाद संसद का शीतकालीन सत्र, जहां एसआईआर, दिल्ली ब्लास्ट, प्रदूषण और महाभियोग जैसे बड़े मुद्दे चर्चा में हैं और अंत में आज है राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। हम बताएंगे कैसे हवा, पानी और मिट्टी पर बढ़ता प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है और हम सबकी जिम्मेदारी क्या है इसे रोकने की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम दिखाएंगे, बताएंगे और खोलेंगे हर बड़ा राज, हर बड़ा अपडेट सिर्फ खबरें अब तक पर। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सत्र के दूसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। योगी कैबिनेट की 19 प्रस्तावों को मंजूरी, अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड लेवल म्यूजियम। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मतदान के दौरान बवाल, कांग्रेस ने लगाए फर्जी वोटिंग की आरोप। कल से सुचारू रूप से चलेगी लोकसभा, ओम बिरला के आवास पर बैठक में फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने ग्रेटर असम बनाने का किया वादा, असम दिवस पर दी शुभकामनाएं। बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार बने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, 9 बार लगातार जीते। कोडिन कप सिरप केस में उत्तर प्रदेश एसटीएफ का एक्शन, वर्का सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार। आज सोने के दामों में गिरावट, चांदी हुई महंगी, 659 गिरकर 1,28,000 रुपए हुआ गोल्ड। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 504 अंक टूटा, निफ्टी 26,100 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में फिर आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। बिहार में चुनावी बिसात सिमट गई है और अब संघ और भारतीय जनता पार्टी की नजरें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पर टिक गई हैं, क्योंकि सीएम योगी के घर देर रात तक चली बड़ी बैठक चर्चा में है। क्या बदलने वाला है उत्तर प्रदेश बीजेपी में, कौन बनेगा प्रदेश का नया अध्यक्ष और 2027 के मिशन की तैयारी में संघ सरकार संगठन किस तरह एकजुट हो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे लखनऊ में हुई इन सुपर सीक्रेट बैठकों के पीछे असली रणनीति क्या है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या क्या बड़े बदलाव दिख सकते हैं। आपको बता दें, लखनऊ में बीते 24 से 48 घंटे राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहे। बिहार चुनाव के बाद अब आरएसएस का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर आ चुका है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर सोमवार देर रात तक सरकार, संगठन और संघ का टॉप लेवल सब एक मंच पर दिखा। इसे सामान्य समन्वय बैठक कहा जाता है, लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ समन्वय की नहीं बल्कि मिशन 2027 और भारतीय जनता पार्टी के बड़े सांगठनिक बदलाव की दिशा में हुई। दरअसल अगस्त 2024 के बाद पहली बार संघ के बड़े नेता और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने बैठी। करीब 1.25 साल बाद हुई इस बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गहन मंथन हुआ। ये पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में राजनीतिक, संगठनात्मक और प्रशासनिक ढांचे के रिव्यू की तरह देखी जा रही है। सबसे ज्यादा नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोषी की लखनऊ यात्रा ने कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बीएल संतोष की पहली बैठक लखनऊ के एक होटल में हुई थी। यहां आरएसएस के सह कार्यवाहक अरुण कुमार, पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रचारक महेंद्र कुमार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रचारक अनिल कुमार मौजूद रहे। इसके बाद अरुण कुमार ने भारतीय भवन में अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक स्थिति, संगठन की ताकत, स्वयंसेवक संघ की सक्रियता पर डिटेल से फीडबैक लिया। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारकों के साथ भी क्लोज डोर मीटिंग हुई। उसके बाद सोमवार शाम 6:30 बजे सबसे अहम बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई। यहां सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और संघ की तरफ से सह
सह कार्यवाहक अरुण कुमार और क्षेत्रीय प्रचारक मौजूद रहे। इस बैठक में 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कैसे होंगे, सरकार और संगठन की क्या भूमिका रहेगी, संगठन की रणनीति और प्रशासन से अपेक्षित सहयोग पर चर्चा, क्या क्या बदला जाए, कहां सुधार होना चाहिए, कौन से मुद्दे मजबूत होने चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन में बदलाव पिछले 1 साल से टल रहा था, लेकिन अब साफ संकेत हैं कि बड़े स्तर पर बदलाव तय हैं। इतना ही नहीं, पिछले 10 दिनों में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सह कार्यवाहक अरुण कुमार और बीएल संतोष की सीएम योगी से लगातार मुलाकातें भी इसी ओर इशारा करती नजर आईं। वहीं इस बार नया प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके भी नामों की लंबी लिस्ट तैयार कर ली गई है। बीएल संतोष ने बैठक में संभावित नामों पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश में 98 जिलों में से 84 में अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, यानी प्रक्रिया लगभग पूरी है। ऐसे में इस हफ्ते किसी भी वक्त नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान संभव है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने जो पसंद के नाम हैं, उनमें स्वतंत्र देव सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व नाम तय कर चुका है, बस सहमति बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी तरफ अधिकतर जनप्रतिनिधि इसे चुनाव आयोग का मामला मानकर आम लोगों की मदद में सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। संघ ने इसे गंभीरता से उठाया और संगठन ने चिंता जताई। वहीं बैठक में सीएम योगी के हिंदुत्व एजेंडे को लेकर भी जरूरी बातचीत हुई, जिसमें हर जिले में संदिग्ध घुसपैठियों पर कार्रवाई, डिटेंशन सेंटर की योजना, राम मंदिर धर्म ध्वजा कार्यक्रम में दलित पिछड़ों की बड़ी भागीदारी, इन मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। जाहिर है उत्तर प्रदेश का पॉलिटिकल टेम्परेचर अभी से बढ़ गया है। संघ सरकार संगठन की बैक टू बैक बैठकें बताती हैं कि 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। नए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े संगठनात्मक फेरबदल सब कुछ फाइनल स्टेज पर है। अब निगाहें सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी कब इन बड़े बदलाव का ऐलान करती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगला मोड़ किस दिशा में आता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने देश की रणनीति में या यूं कहें राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत से सिर्फ सीटें नहीं मिली, बल्कि एक नया आत्मविश्वास मिला। वजह भी खास है, क्योंकि इस बार बिहार के कई इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को वो मिला जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। जी हां, वो था मुस्लिम वोटों का समर्थन। और यही कारण है कि अब भारतीय जनता पार्टी रणनीति राज्यों के हिसाब से बदलती हुई दिख रही है। चुनाव आयोग जिस समय अलग अलग राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाता सूची की समीक्षा कर रहा है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी लहजा भी हर राज्य में अलग अलग हो गया है। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ और बांग्लादेशी मुद्दे पर आक्रामक थी, लेकिन बंगाल में वही भारतीय जनता पार्टी अब बेहद नर्म नजर आने लगी है। बिहार में जातीय समीकरण और एनडीए के लिए अनुकूल माहौल ने पार्टी को बड़ी जीत दिलाई, लेकिन पश्चिम बंगाल का समीकरण बिल्कुल अलग है। यहाँ 27% मुस्लिम आबादी है। कई सीटों पर निर्णायक प्रभाव, टीएमसी की मजबूत पकड़ और भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक तौर पर लगभग 0 वोट शेयर, सब मिलाकर चुनाव को एक अलग दिशा देते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एक बिल्कुल नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है, और वो है राष्ट्रवादी मुसलमान, विकास की राजनीति और घुसपैठियां बनाम देशभक्त मुसलमान की नई लाइन। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी को फायदा देगी या उसके कोर वोटर नाराज होंगे? क्या मुस्लिम वोटों का छोटा सा हिस्सा भी बंगाल में गेम चेंजर साबित हो सकता है? और क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार वाले फॉर्मूले को बंगाल में लागू कर पाएगी, या बंगाल की अपनी राजनीतिक हकीकत इसे बदलने पर मजबूर कर देगी? इन्हीं सवालों के साथ आइए बढ़ते हैं आज की इस बड़ी रिपोर्ट की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक नए आत्मविश्वास को जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि इस बार बिहार में कुछ इलाकों में मुस्लिम वोटों का भारी समर्थन भी मिला। यही कारण है कि अब पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया और घुसपैठियों के मुद्दे पर अपनी भाषा राज्य की जरूरत के हिसाब से बदल रही है। आपको बता दें, बिहार में भाजपा ने चुनाव के दौरान घुसपैठिया हटाओ का मुद्दा बेहद आक्रामक तरीके से उठाया।
वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जहां 27% आबादी मुस्लिम और 40 से 50 सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखती है, वहां भारतीय जनता पार्टी अचानक नरम लहजा अपनाती दिख रही है। बिहार में तो जातीय समीकरण और एनडीए की लहर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल अनुकूल रही, लेकिन बंगाल में हालत अलग है। माफ करिएगा, हालात अलग है, क्योंकि टीएमसी की सत्ता विरोधी लहर बहुत कमजोर है। ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट को मजबूती से अपनी ओर रखा है। 2021 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट लगभग शून्य मिले। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि मुसलमानों को पूरी तरह खोकर बंगाल नहीं जीता जा सकता। कई मुस्लिम संगठन टीएमसी से नाराज हैं और कुछ सीपीआईएम कांग्रेस की तरफ झुकते दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर 2 से 3% भी मुस्लिम वोट मिल जाते हैं तो दर्जनों सीटों के नतीजे बदल सकते हैं। इसीलिए पार्टी के भीतर ये सोच बन रही है कि बंगाल के लिए अलग फॉर्मूला बनाना चाहिए। आपको बताते चलें, बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए नए अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य पार्टी की भाषा में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। वे मंचों से सवाल उठाते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र के मुसलमान आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर बंगाल के मुसलमान क्यों पीछे हैं? बंगाल में पिछले 3 साल की राजनीतिक हिंसा में मारे गए ज़्यादातर लोग मुसलमान हैं। ये मुसलमान ही मुसलमानों को मार रहे हैं। ऐसे में ये बयान संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी अब धर्म वर्सेज हिंदुत्व से हटकर विकास वर्सेज पिछड़ा का नया नैरेटिव गढ़ना चाहती है। संदेश साफ है कि हम राष्ट्रीय भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ घुसपैठियां और रोगियों के खिलाफ हैं। दरअसल ये लाइन भारतीय जनता पार्टी को 2 फायदे देती है। पहली, हिंदुओं को भरोसा मिलता है, वहीं राष्ट्रवाद कमजोर नहीं होगा। दूसरा, मुसलमानों को संकेत मिलता है कि उन्हें एक अलग वर्ग मानकर निशाना नहीं बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी और सीपीआईएम भारतीय जनता पार्टी की इस नई भाषा पर हमलावर है। वह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई अधिकार नहीं कि वह ये तय करे कि कौन राष्ट्रवादी है, लेकिन इतिहास गवाही देता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके वैचारिक परिवार में राष्ट्रवादी मुसलमान की अवधारणा नई नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मदरसा सुधार और अल्पसंख्यक योजनाओं पर काम हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया। 1990 और 2000 के दशक में भारतीय जनता पार्टी कई मुस्लिम संगठनों से संवाद बढ़ाया और नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल में सबका साथ सबका विकास मुसलमानों तक पहुंचाने का प्रयास हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की जीत ने भारतीय जनता पार्टी को नई दिशा दी है। अब पार्टी बिहार की आक्रामक राजनीति और बंगाल की नरम रणनीति को अलग अलग तराजू में तोल रही है। मुस्लिम वोट का गणित, घुसपैठ का मुद्दा, एसआईआर की राजनीति और राष्ट्रवाद मुसलमान की नई लाइन, सारी बातें इशारा कर रही हैं कि बंगाल में 2026 का चुनाव महज सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि नैरेटिव की जंग भी होगा। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की नई रणनीति उसे फायदा पहुंचाती है या उल्टा नुकसान करती है। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इस बार सत्र पहले से ही छोटा रखा गया है। जी हां, इस बार शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलने वाला है। इस दौरान केंद्र सरकार करीब 10 बिल संसद में पेश कर सकती है, जिनमें एटॉमिक एनर्जी बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल, कोऑपरेटिव लॉ बिल 2025 जैसे अहम बिल शामिल हैं। आपको बताते चलें, सत्र शुरू होने से पहले ठीक एक दिन ही सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विपक्ष ने सभी बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री क्रेन ने साफ कर दिया कि संसद चलाने से कोई पीछे नहीं हटेगा और सरकार विपक्ष की बात सुनने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मीडिया के जरिए सभी दलों से आग्रह किया है कि सत्र में पराजय की बौखलाहट या विजय का अहंकार किसी मुद्दे पर हावी न हो। लेकिन सवाल यह है कि एसआईआर, दिल्ली ब्लास्ट, राजधानी में बढ़ता प्रदूषण और नेशनल हेराल्ड केस जैसे मुद्दे संसद में कब तक और कैसे उठेंगे? क्या विपक्ष संसद में हंगामा कर पाएगा या सरकार अपने एजेंडे पर केंद्रित रहेगी? और क्या संसद इस बार भी शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगी या फिर सदन शुरू होते ही हंगामे की स्थिति पैदा हो जाएगी? लेकिन आपको बताते चलें, सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। सदस्य तख्तियां लेकर पहुंचे। स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें सीट पर बैठने की अपील की, लेकिन कोई असर होता ना दिखा। आखिर में स्पीकर ने थोड़ी देर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी।
सपा नेता रामगोपाल यादव ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो संसद नहीं चलेगा। उनका कहना था कि चुनाव आयोग सरकार से बड़ा नहीं है, इसीलिए इस पर चर्चा से कोई पीछे नहीं हट सकता। वहीं कांग्रेस उपनेता गौरव गोगोई ने एसआईआर मुद्दे को लोकतंत्र की सुरक्षा से जोड़ते हुए कहा कि वोटर लिस्ट और इलेक्शन सिक्योरिटी पर भी चर्चा होनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि संसद में एसआईआर पर बहस नहीं हो सकती। सरकार का कहना है कि इलेक्टोरल रोल में बदलाव चुनाव आयोग का नियमित काम है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। वहीं विपक्ष ने दिल्ली ब्लास्ट और राजधानी में बढ़ते प्रदूषण पर भी चर्चा करने की मांग की। गौरव गोगोई ने कहा कि दिल्ली धमाके और प्रदूषण गृह मंत्रालय की नाकामियों को दर्शाते हैं और इस पर चर्चा संसद में होनी जरूरी है। इतना ही नहीं, मुख्य विपक्ष चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महायोग लाने की तैयारी भी की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी दलों की बैठक पहले ही हो चुकी है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि नोटिस महायोग के लिए अगले सत्र में दिया जा सकता है। आपको बता दें, इस बीच बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों में ये जारी है। राहुल गांधी ने इस दौरान कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग को केंद्र की बी टीम बताया था। हालांकि बिहार चुनाव के बाद वोट चोरी का मुद्दा दब गया, लेकिन विपक्ष अब इसे संसद में उठाने की कोशिश करेगा। अब आपको ये भी बता दें कि आज संसद सत्र के दूसरे दिन सदन में क्या क्या हुआ। दरअसल दोनों सदनों में आज भी जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया और चुनाव सुधारों पर चर्चा की मांग की। विरोध प्रदर्शन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद रहे। एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के नारे लगाने के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जाहिर है, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही विपक्ष और सरकार दोनों ही अपने एजेंडे पर सख्त हैं। एसआईआर, दिल्ली ब्लास्ट, प्रदूषण, महायोग जैसे बड़ी बहसें सदन में गूंजने वाली हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सदन इस बार शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगा या हंगामे का नया रिकॉर्ड बनाएगा। सत्र खत्म होने तक यही तय नहीं होगा कि संसद ने देश के सबसे अहम मुद्दे पर किस हद तक काम किया और विपक्ष ने कितनी चुनौती दी। हम इस पर अपनी पूरी निगाह बनाकर रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। खैर, जाते जाते आपको आज के अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। आज 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है। हर साल इस दिन को मनाने का मकसद हमें याद दिलाना कि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। ये दिन 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की याद में मनाया जाता है, जहां हजारों लोग जान गंवा बैठे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम आज भी इसी तरह की लापरवाही कर रहे हैं। शहरों में फैक्ट्रियां, वाहनों और धूल धुआं की वजह से हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोग इसे गैस चैम्बर तक कहने लगे हैं। क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं या आने वाली पीढ़ियों के लिए खुद मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करना है। इसे मनाने का मकसद सिर्फ चेतावनी देना नहीं, बल्कि हवा, पानी और मिट्टी को साफ रखने की जिम्मेदारी याद दिलाना भी है। भोपाल गैस कांड की घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आज के समय में शहरों की हवा, खासकर दिल्ली और बड़े औद्योगिक शहरों में इतनी जहरीली हो गई है कि इससे बच्चे, बुजुर्गों और सामान्य लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ना दिखने लगा है। सरकार ने प्रदूषण रोकने के कई कानून बनाए, जैसे जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके अलावा कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, फैक्ट्रियों की जांच और सुरक्षा नियमों का पालन करना भी जरूरी है। लेकिन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। इसके लिए हम सड़कों पर कचरा न फेंकें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पानी और बिजली की बचत करें, वाहनों का कम इस्तेमाल करें और ई कचरा और प्लास्टिक का सही निपटारा करें।
अगर हम आज सावधान नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेना भी चुनौती बन सकता है। इसीलिए प्रदूषण को कम करने के लिए हर छोटा कदम भी बड़ा महत्व रखता है। इसीलिए आज के दिन हर कोई सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। अपने आसपास की हवा, पानी और मिट्टी को साफ रखने के लिए छोटे छोटे कदम ही हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ भविष्य की गारंटी है। याद रखें, प्रदूषण रोकना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हर व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। आज हमने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बड़े फेरबदल, भाजपा की नई रणनीतियों का पूरा नक्शा और संसद के हंगामे की असली तस्वीर। साथ ही हमने याद दिलाया कि प्रदूषण सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। याद रखिए, राजनीति में बदलाव तेजी से होता है और हमारे चारों तरफ की दुनिया भी छोटे छोटे फैसले से बदल सकती है। तो इस बात के साथ हम अपना आज का शो यहीं खत्म करते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि सच्चाई, खुलासे और हर बड़ा अपडेट सिर्फ यहीं मिलेगा। नमस्कार, बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।